बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की एक अहम स्टेटमेंट का जिक्र करेंगे। उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ा बोल्ड किस्म का बयान दिया है। ज़ाहिर है वो हमेशा बोल्ड बयानात ही देते हैं और उनके बयानात काफ़ी वायरल भी होते हैं। इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान इंडिया की तरह ट्रीट करेगा अगर ये सिलसिला जारी रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये अफ़गान रजीम उनको रोकने में नाकाम रहेगी और पाकिस्तान का स्टांस बड़ा ही क्लियर है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म कमिंग फ्राम अफ़गानिस्तान। इसके ऊपर उन्होंने सख्त स्टांस लिया और ये कहा कि पाकिस्तान अहदाफ अपने जो हैं उनको मीट करेगा इन अफ़गानिस्तान, जिसके अंदर सिविलियन पॉपुलेशन से तो ज़ाहिर है पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जो दहशत गर्दी के ठिकाने हैं, जो उनके सेफ़ हेवन्स हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान अपनी भरपूर कार्रवाई करेगा। मज़ीद शामिल करेंगे यूएस प्रेसिडेंट का दौरा चीन, जिस पर वो पहुँच चुके हैं और दौरे पर जाने से पहले उन्होंने कुछ अहम स्टेटमेंट्स दी, जिसके अंदर उन्होंने बात की चीन के हवाले से, उसके रोल के हवाले से, कैसे चीन की मदद उनको दरकार होगी या नहीं, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि दुनिया एक बहरान का शिकार है। ये बड़ा अहम दौरा है, चीन के साथ मुज़ाकरात भी होंगे, कुछ ख़ित्ते के सूरत हाल की बात भी होगी और पाकिस्तान का रोल, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की, एक इशारा दिया। दोबारा से तारीफ़ की हमारे प्राइम मिनिस्टर की और CDF की, और इसके बाद वो अपने उस दौरे के ऊपर चीन पहुँच गए। इस दौरे की तफसीलात हमें आने वाले वक्त में पता चलेंगी, उस पर भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इन तमाम टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमें जॉइन किया है अता शाहिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर तुगरुल जामीन इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले आऊँगा अता शाहिद साहब की तरफ। अता साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई। ये वैसे भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर बड़ा खुल के बोलते हैं और अफ़गान इशू के ऊपर तो इन्होंने हमेशा ही एक बड़ा क्लियर और ज़बरदस्त स्टांस रखा है। आज भी इनकी जो स्टेटमेंट आई, इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए और पाकिस्तान अब इंडिया की तरह ही अफ़गानिस्तान को भी डील करेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान इंडिया की प्रॉक्सी बन चुका है। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? और इसके बाद ज़ाहिर है इसका बैकग्राउंड है, दोबारा हमले शुरू हो गए और फुटप्रिंट तो वही है अफ़गानी और इंडियन, तो कितनी अहम है ये स्टेटमेंट? शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, ये स्टेटमेंट तो बड़ी अहम है, लेकिन ये स्टेटमेंट अफ़गान अवाम के लिए नहीं है, बल्कि अफ़गान रजीम के लिए है जी। जो तालिबान रजीम है, जिसने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, बजाय इसके कि जो पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल तक उनका साथ दिया और जिस तरह पिछले 30 साल में हमने उनको यहाँ पे उनके जो पनाहगज़ीन रहे 30 मिलियन तक 3 मिलियन तक इन 30 लाख तक जो लोग थे वो वहाँ हमने उनको एज ए मेहमान रखा। इसके अलावा भी हम जिस तरह भी हमसे इमदाद हो सकी हमने अफ़गानिस्तान की, और ख़ासकर इन तालिबान को भी हमने बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन अब जब ये आपने देखे ये बनू में क्या हुआ, पिछले आप सारे अदाद शुमार ले लें, जब से ये पिछले 3-4 साल से ये आए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। इन्होंने पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की और फिर इन्होंने जो पाकिस्तान का एक दुश्मन है, असली दुश्मन है इंडिया, उसके साथ हाथ मिला लिए। अब आप देखें कि एक इस्लामी मुल्क जो है और जो तालिबान अपने आप को कहते हैं कि हम जो इस्लाम के पैरोकार हैं, वो एक ऐसी सल्तनत से या एक ऐसी कुव्वत से हाथ मिला रहे हैं जो तो पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म देखना चाहते हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान के यहाँ तक के वाटर को एज ए जो है ना वेपन जी जी। तो इस तरह के कंट्री के साथ मिलकर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्पा करना और हमारे हज़ारों सिविलियन और जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनकी शहादतें हुई हैं, तो कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। मैं ख्वाजा साहब के
बिल्कुल इस बयान की तईद करता हूँ। और ये, लेकिन इसमें हमें एक फ़र्क सिर्फ रखना पड़ेगा कि ये बयान जो है अफ़गान रजीम के बारे में है, ना कि अफ़गान अवाम के बारे में। सर, इसमें एक ज़ैली सवाल और भी है। एक और बड़ा अहम कदम लिया है हुकूमत ने, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर सरकारी मुलाजमीन की अलेजिडली एक इन्वॉल्वमेंट है विद ये सारे जो टेररिज्म का या जो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट आउटफिट्स हैं या उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनके साथ एक राब्ते का इशारा दिया गया है और बड़े सख्त इक़दामात करने के लिए हुकूमत ने इशारा दे दिया है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा में इस नेक्सस को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया जाएगा। ये कैंपेन भी शुरू हो रही है, इसको भी कनेक्ट कर दें ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट के साथ। जी बिल्कुल, देखें, ये तो जो अफ़गान जो है या टीटीपी जो है, ये एक वॉर इकॉनमी बनी हुई है। और इस वॉर इकॉनमी में अनफॉर्चुनेटली कुछ सरकारी मुलाजिम या जो सरकारी अदारे हैं, वो भी जो इनके जो है अपने आप समझे फैसिलिटेटर बने हुए थे। तो अभी जो अपनी केपीके की गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर वफाकी गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ एक सख्त इकदाम करने का इरादा रखती है। बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। जो भी अनासर हैं, जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ, हाँ वो पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान के बाहर हूँ, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मजीद पाकिस्तान जो है अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करवा सकता। ब्रिगेडियर साहब इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बिल्कुल मैं ये इस बात की भी तायद करता हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया, आपने इसके ऊपर इशारा किया। हमारे साथ ही रहें। ब्रिगेडियर साहब, आपने कमेंट सुना, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया। उन्होंने कहा जैसे इंडिया को डील करते थे वैसे ही अफ़गानिस्तान को डील करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो प्रॉक्सी बना हुआ है हिंदुस्तान की। तो ज़ीरो टॉलरेंस का जिक्र हो रहा है। उसके बाद केपीके गवर्नमेंट के अंदर जितने सरकारी अनासर ऐसे हैं जो इस नेक्सस को, टेरर नेक्सस को सपोर्ट कर रहे हैं या ख़वारिजीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन का भी इशारा दे दिया और सख्त एक्शन होगा। इसके ऊपर ज़रा कमेंट कर दें। हम लोग बेताशा दफ़ा इस चीज़ के ऊपर मैं कमेंट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर इसको बहुत बड़े डिटेल में कर चुके हैं जी। और आपको पता है, ये मैं ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पता नहीं कब से सुन रहे हैं जी। ये मैंने जब आपको याद है पेशावर के अंदर एक हमला हुआ था पुलिस लाइंस के या पुलिस की मस्जिद के ऊपर, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए थे। वहाँ पे कोई 100 के करीब थे, कितने 80 करीब लोग शहीद हो गए थे जी। उस वक्त भी। जो उनकी तकरीर अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस का ही लफ्ज़ मिलेगा जी। अब या तो ज़ीरो टॉलरेंस का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, बिकॉज ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब फिर ये निकलता है, अगर अंग्रेजी ज़बान में देखें, कि आप इतने सख्त मैयत देते हैं कि वो एक्शन दोबारा रिपीट नहीं होता। बिल्कुल, ये कहने में तो बहुत आसान है ज़ीरो टॉलरेंस, बट आपने इसको इस तरह देखना है कि आप लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ीरो टॉलरेंस का जिक्र किया था और 2-3 दफ़ा किया था, उसके बाद क्या वो वाक़यात होने बंद हो गए? वो तो दहशतगर्दी के वाक़यात तो आपने देखा बन्नू में जो कुछ हुआ, और आप अगर बन्नू की तारीख उठा के पढ़े तो बन्नू की लोकेशन ही आप देखिए कि एक तरफ वो नॉर्थ वजीरिस्तान है, काका खेल का इलाका है, एक तरफ साउथ वजीरिस्तान है, जानी खेल का इलाका है, एक तरफ वो होस्ट जो है उधर जाता है रास्ता, बड़ा वल्नरेबल, बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ा कैंटोनमेंट भी है, बड़ा वल्नरेबल है जगह है। उसके ऊपर ये ख्वारिजी जो है इनकी आपने देखा अप्रोच भी बारहा ऐसी हुई है कि अनइंटरप्टेड अप्रोच हुई है। जैसे कल आपने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी एक वैन आती है, वहाँ के पुलिस चीफ ने कहा कि जी उसमें 1500 केजी को एक्सप्लोजिव भरा हुआ था, वो आती है, सीधी आती है, आके टकरा जाती है उससे पुलिस की बिल्डिंग से, और वहाँ पे लोग शहीद हो जाते हैं जी। तो गाड़ी कहाँ से आई, किस रूट से ट्रेवल करके आई, क्यों उसको चेक नहीं किया गया? आपकी बेताशा चेक सोचते लगे, हम मान लेते हैं इसको बिल्कुल बगैर किसी तौजीह के, बगैर किसी रीज़न के, कि जी इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो नाकाम हो गई, वो कंट्रोल नहीं कर सकती इन दहशतगर्दी के मामलात को, दहशतगर्दी के वाक़यात को। तो बात ये होती है भाई कि अगर एक काम एक अदारे से नहीं होता या एक इंस्टीट्यूशन से नहीं होता तो उस काम को इसलिए तो नहीं छोड़ दिया जाता कि उसके ऊपर आगे कोई आपने डेवलपमेंट नहीं करनी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और आपको याद है कि एक दफ़ा कराची में एमक्यू के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो थे वो इंटीरियर मिनिस्टर थे,
जी। काम कराची की पुलिस ने किया था, लेकिन वो लाठी लेके उस जमाने में स्टिक लेके उनके पीछे पड़े रहे, तो उसके बाद देखा आपने कि क्या उसका नतीजा निकला था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ, कितने लोग हुए। तो बात मेरी कहने की सिर्फ ये है कि चले मान लेते हैं एक मिनट को कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं परफॉर्म कर सक रही जी, उनकी सकत में नहीं है, या उनकी एफिशिएंसी नहीं है, या उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तीन ही चीजें हो सकती है ना। अगर नहीं है तो फिर किसी को तो मैदान में आना है ना, कि आप इस तरह लोगों को मतलब शहीद होने के लिए तो नहीं छोड़ सकते कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है तो बार बार अटैक होते रहे। अब इसके अंदर जो सर्वेलेंस है या जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो नहीं करती है ना, वो तो बहुत सारे और भी अदारे हैं जो करते हैं। तो अगर वो चीजें डिटेक्ट नहीं हो रही आ रही है, इसका मतलब है वो अदारे भी परफॉर्म नहीं कर रहे, या उनके एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, या उनकी टेक्नोलॉजी परफॉर्म नहीं कर रही। तो इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल सिर्फ स्टेटमेंट देने से कवर नहीं होंगे। फौज ने गज़बुल हक ऑपरेशन हमने शुरू किया जी, और वो बड़ा उसने बहुत सारी ऐसी जगहों पर हिट किया, बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन है। और उसके अंदर जो टारगेट हिट किए गए वो सारे टारगेट्स वो थे जो जिसके अंदर ये दहशतगर्द जितने हैं, इनके मदरसे थे, इनके ट्रेनिंग सेंटर से हैं, इनके सेफ हाउसेज हैं। अब आपने रिसेंटली देखा होगा एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी कि एक लेफ्टिनेंट जनरल है इंडिया का, उसका बयान चल रहा है, वो राजस्थान में पोस्टेड है जी। उसका बयान, उन्होंने कहा जी मेरी नूर वली मसूद से मुलाकात हुई है एंड ही लव्स इंडिया, दीज आर हिज वर्ड्स, आई एम कोटिंग हिम। बिल्कुल, जो मैं उसकी वेरोसिटी चेक नहीं कर सका, लेकिन चूंकि इतनी जगहों पे आया है और इसने इंडियन अकाउंट पे भी आ गया कि मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। कि उसने कहा कि जी मैं जो है वो नूर वली महसूद से मिला हूँ, ही लव्स इंडिया जी। और हम और उसने रेफरेंस दिया है अपनी टॉक में, जो DGISPR ने अपनी टॉक में जिस तरह उन्होंने सही कहा था कि ये लोग जो है अफगानी तालिबान जितने ये हराम के लोग हैं, ये हरामी है, ये पाकिस्तान का खा के उन्होंने ये हराम का लफ्ज इस्तेमाल किया था जी। तो वो लेफ्टिनेंट जनरल कहता है कि हमें हलाल और राम की कोई तफरीक नहीं है, हम इन दहशतगर्दों के रूट वैली महसूद की ऑर्गेनाइजेशन मिल के हम पाकिस्तान के खिलाफ एक होली वॉर लड़ेंगे जी। अब आप मुझे बताइए कि हिंदुओं और मुसलमानों की मिल के होली वॉर किस तरह हो सकती है। और यहाँ ही नहीं, उसने कहा जी हम इनके साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि लेवल एंड एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ थ्रेट क्या है जो इस पर डेवलप हो गया है। क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है, उसका भी पिछले दिन इंटरव्यू आया था, उसने कहा हाँ जी हमारे अंदर ये फितना खारिज फितना हिंदुस्तान के लोग मौजूद हैं, लेकिन वो तो हमारे मान है, वो तो महाजरीन है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान में एक मेजर हैं उनकी और 4 जवान हैं, उनके साथ 4 उनकी शहादत हो गई है। उससे पहले पिछले जोब में आपने देखा कल खालिद हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया था जी। जो तो मेरा मतलब कहने का तो ये कि ये जो कुछ हुआ है पाकिस्तान गुल बहादुर का इलाका है और गुल बहादुर जब भी कोई काम करता है तो वो मिल के करता है अपना ये फतनल खारिज के साथ ही सारे। और ये जो बन्नू का जो वाक़या वही कोई एक दिन का वाक़या थोड़ी है, इसमें तो कम से कम उन्होंने रिकॉनेसेंस में ऑपरेशन में डिटेल का आप ये करिए कि गाड़ी को 1500 kg एक्सप्लोसिव डालने में कितना टाइम लगा होगा, वो बगैर चेकिंग के चल के आ गई है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी नीडेड, व्हिच आर टू बी आस्क्ड। और वो क्वेश्चन में बड़े दुख, बड़े अफसोस और बड़े क्लैरिटी से आपके कहता हूँ वो क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट से सिर्फ डिसाइड नहीं होंगे। जी बिल्कुल नहीं हो सकते। ब्रिगेडियर साहब एक बिल्कुल शॉर्ट सा कमेंट ये कर दें कि ये भी तो एक हकीकत है कि बड़ा मुश्किल टेरेन है, बड़ा पोरस किस्म का बॉर्डर है, जितना मर्जी आप इसको सिक्योर करने की कोशिश करें नहीं होती, और ज़ाहिर है लेवल ऑफ थ्रेट बहुत ज़्यादा है और तवातर के साथ थ्रेट्स आ रही होती हैं जो डिफ्यूज़ हो जाती हैं इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से, वो तो मंजर आम पे नहीं आती। तो अब इस तरह के मामलात एब्सोल्यूट सिक्योरिटी तो ज़ाहिर है इट्स अ कॉन्सेप्ट जो आप किताबों में या अपनी ख्वाहिश में तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जैसे पोरस बॉर्डर के ऊपर हम इसकी ख्वाहिश ही कर सकते हैं, एक्चुअली मुश्किल काम है। तो इस पे प्लीज़ शॉर्ट सा कमेंट कर दें, फिर मैं डॉक्टर तुगरल की तरफ चलूँगा। मैं तो आपसे ज्यादा समझता हूँ ना पोरस बॉर्डर को भी और उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उनको भी। जी मैं यही कह रहा हूँ, आप यकीनन मेरे से बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जी। इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जीरो सम का लफ्ज, जीरो टॉलरेंस का लफ्ज, बट दैट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, वी हैव टू रेफर टू इट।
लेकिन मेरी मतलब ये है कि मैं जो आपसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जी बॉर्डर भी पोरस है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं, जी लेकिन फिर भी हमारी एक अगर मेरा जो अर्थ है, एक अगर सूबा सर अंजाम नहीं दे रखता वो चीजें, तो हमें उसको बीफ अप करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। उसको बीफ अप करने के लिए आपको एडिशनल चीजें चाहिए होंगी, गालिबन ट्रस्ट भी चाहिए होंगे, गालिबन स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी, गालिबन टेक्निकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी, तभी तो जाके चीज। अभी फौज जो है वो कितने ऑपरेशन कर रही है, ये तो बेताशा, और अल्लाह का शुक्र है वो अगर वो ऑपरेशन न करे और जिस जिगरी से वो लड़ रहे हैं, जिस बहादुरी से वो लड़ रहे हैं, एफसी भी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें आर्मी की यूनिट्स भी हैं, तो वो तो पता नहीं फिर क्या होता अगर वो अपनी इतनी बहादुरी से अपने वतन का दिफा न कर रहे। वो तो हर यकीनन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आर्म्ड फोर्सेस की, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं, किसी को भी शक नहीं। रिविजिट करने की जरूरत है थ्रेट को, आपका पॉइंट आ गया, लेवल के मुताबिक काम करने की जी सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हमें बीफ अप करने की भी ज़रूरत है, लेवल ऑफ थ्रेट को दोबारा असेस करने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर तुकरल, आपकी तरफ आऊँगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुँच गए हैं अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विज़िट के लिए, लेकिन उन्होंने चाइना का सफ़र शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट दी, मीडिया से कुछ बात की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान का मसला हल करने में चाइना की उनको ज़रूरत नहीं है, यानी यूएस ये मसला ख़ुद हल कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसमें ईरान को वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जाने देंगे, और ईरान के साथ मुआहदा जो है यूएस का वो हो जाएगा। बड़े कॉन्फिडेंट भी नज़र आए, बड़ी पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस से उन्होंने ये सारी बातें की। कुछ और बातें भी उन्होंने की ईरान के हवाले से कि ईरान जो है उसको यूएस के साथ डील करनी पड़ेगी, चाहे जो भी उसका नतीजा निकले, और उनको कोई जल्दी नहीं है डील की। तो ये सारी की सारी उन्होंने वो बातें की जैसे कि एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को करनी चाहिए। तो आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, ये दौरा कितना अहम है, और ये जो स्टेटमेंट सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदर ट्रंप जो हैं उनके बयानात हमेशा मुतजाद होते हैं जी एक तरफ वो जंग की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ वो सुलह का पैगाम देते हैं। जी तो शायद ये उनकी आदत है। वो बिजनेसमैन हैं, जी सियासतदान भी हैं, और मेरे ख्याल में ये दोनों जब चीज़ें मिल जाए तो ये ऐसा मुरक्कब बन जाते हैं जिसमें सच और झूठ का इम्तियाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल उन्होंने ये बयान दिया है कि जंगबंदी, फायरबंदी तो अपनी जगह पे कायम है, जी मगर ये एक बहुत बड़ी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, यानी किसी वक्त भी दोबारा जंग शुरू हो सकती है। और साथ उन्होंने जैसे आपने बताया, उन्होंने ये भी कहा कि चीन को भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ कहने की, और उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी खत्म हो जाएगा। जी तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये जो फायरबंदी या जंगबंदी हुई हुई है पाकिस्तान की वजह से, वो आर्जी है, सबको पता है कि वो आर्जी है। और इससे बढ़ के जो खतरनाक बात वो है कि अब नए हुर्मुज़ जो है वो अभी तक बंद है। ईरान ने भी बंद किया हुआ है, और रियासत मुत्तहिदा ने भी बंद किया हुआ है, और उसका नतीजा ये निकला है कि सारी दुनिया जो है वो तेल को तरस गई है। आप अब देख लें कि हम लोग जो एक आम शहरी हैं कि हम कितने मुतासिर हुए हैं। जी तेल की कीमत आसमान को छू रही है, हम गाड़ी में बैठने से डरते हैं। मैं खुद स्कूटी पे आ गया हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आ गया हूँ कि थोड़ा बहुत पेट्रोल बच जाए। मगर ये शख्साना है इस जंग का जो हो रही है, जो जी 40 दिन तो एक्टिव जंग रही, उसके बाद जंग बंदी हो गई, मगर ट्रंप साहब कहते हैं किसी वक्त भी जंग दोबारा शुरू हो सकती है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जंग शुरू नहीं होगी, ऐसा होता नहीं। जी जब एक दफा आप जंग बंद कर देते हैं, दोबारा इसको शुरू करना बहुत मुश्किल काम होता है। उसकी वजह बड़ी सादा सी है, वो जो नागिहानियत है या सरप्राइज है वो आप खो चुके होते हैं। दुश्मन को पता है या दूसरी पार्टी को पता होता है कि आप क्या करेंगे, आप किस तरह से आप जंग लड़ेंगे, और उसको ये पता होता है कि आपने दिफा कैसे करना है। जो भी आपकी गैप्स होते हैं वो उसको पुर करने की कोशिश करती है, अपने दिफा को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। तो ईरान को अमूमी तौर पर समझ आ गई कि जंग की नौयत क्या है, और ईरान को ये भी समझ आ गया है कि जितने दिन वो ये फायरबंदी रहेगी,
उनकी अपनी पोजीशन मुस्तहकम भी होती जाएगी, मजबूत भी होती जाएगी। और अमेरिका जो है वो इस बात से हिचकिचा रहा है, या ट्रम्प साहब इस बात से हिचकिचा रहे हैं कि वो ज़मीनी अफवाज को ईरान में उतारें, क्योंकि जब एक दफ़ा आप ज़मीनी अफवाज को उतार देते हैं तो फिर बाकायदा जंग शुरू हो जाती है, और जब जंग शुरू हो जाती है फिर उस जंग से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी देखें, वियतनाम में 9 से 10 साल जंग रही, अफगानिस्तान में 20 साल जंग रही, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। जी। इराक में वियतनाम भी फंसे रहे। में, जी इराक में जो हुआ, जी तो ये तमाम कई अमेरिकन फौजी मारे गए, अमेरिका की खजाने को नुकसान हुआ, और इसका कोई फायदा नहीं होता। तो अगर अपने कुछ इसको मामले को हल करना है तो ये तो आपको टेबल पे बैठ के ही हल करना है, और पाकिस्तान ने एक मौका फराहम किया हुआ है दोनों ममालिक को कि वो बैठें और अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। दरअसल अमेरिका का जो प्रोग्राम है, प्लान है, उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल इसराइल को भी है, और हम सब जानते हैं। जी और इसराइल ये चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसका एक फीसद भी शायबा ना रहे कि ईरान दोबारा उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना सकते हैं। उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि वो इस किस्म की वहाँ हुकूमत आए जो उनसे उनको उनको खुशगवार लगे, उनके मुखालिफ ना हो। मगर ये दोनों मकासद जो हैं, जंगी मकासद, ये नामुमकिनात में से है। जी। आप किसी मुल्क का भी किसी किस्म का भी प्रोग्राम नहीं रोक सकते। आप पाकिस्तान का प्रोग्राम देख लेना, स्पेशली बावजूद कि जब हम उन्होंने एनपीटी साइन किया एंड द प्रोग्राम इज ओपन टू द आईएईए इंस्पेक्टर्स एंड दे डोंट हैव जी मच जी टू हाइड। द बोन जी ऑफ जी कंटेंशन वाज द 60% इनरिच्ड यूरेनियम। जाहिर है वो 5% से बहुत ज़्यादा था, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इजराइलीज एंड द अमेरिकन। अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उसके ऊपर भी आज शायद रिटेलिएटरी स्टेटमेंट एक ये दे दी ईरान ने कि वी माइट गो फॉर अ 90% अगर इसी तरह चीज़ चलती रही। तो जाहिर है बयानात का सिलसिला तो जैसे आपने फरमाया वो जारी है, और एक दूसरे को अंडू करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अपरेंटली तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आके कहा कि चाइना का मुझे कोई किरदार नहीं चाहिए या चाइना की सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि चाइना का किरदार है, जी चाइना का बहुत जी अहम किरदार है। बिल्कुल चाइना बहुत ताकतवर मुल्क है, और जी चाइना को भी अब नए हुर्मुज की बंदिश से फर्क पड़ रहा है। पहले जो वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गए थे, जो जब उनको मदोरो जी अगवा कर लिया गया था, और जब उन्होंने उनके नायब सदर को सदर बना दिया और उनसे कहा कि अब हम मार्को रूबियो चलाएंगे वेनेजुएला। और आज तो मैं कोई सदर ट्रम्प की एक उनकी जो सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पे जो एक ट्वीट आती है वो भी देख रहा था, जिसमें उन्होंने ये भी हुक्म सादर फरमा दिया है कि ये हमारा एक 51वां की रियासत जी होगी। जी। पहले तो कनाडा वो तो के बारे में कनाडा को कहते थे भी वेनेजुएला। कह जी बिल्कुल जी तो देखिए, ये मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूँ कि जंग शायद न्यूक्लियर हथियारों की नहीं है, ये जंग तेल की है। अगरचे रियासत मुत्तहिदा को शायद तेल नहीं चाहिए, रियासत मुत्तहिदा बहुत अपना तेल भी पैदा करता है, और फ्रैकिंग के जरिए और तेल भी पैदा कर सकता है। जी मगर ये तेल की बंदिश से तमाम अक़वाम को मुश्किलात है, यूरोपियन यूनियन को, कनाडा को। हालांकि कनाडा भी तेल प्रोड्यूस करता है, मगर इसके बावजूद जो है अफरातज़ात बहुत बढ़ गई है, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। वो ब्रेंट क्रूड जो है वो 107 $108 हम भी वो यूज़ पे करते हैं पहुंच जी गया। बिल्कुल तो ये जो है, और ये चाइना चाइना जरूर कुछ ना कुछ करेगा, ये आप मुझसे लिखवा के रख लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता, वरना ट्रम्प साहब वहां ना जाते। देखिए, ट्रम्प साहब के तो एक बड़ा एक हिकमत अमली बड़ी सादा सी है। बिल्कुल वो दो तरफा बातें करते हैं। जी। सामने आपके, वो अगर दैट आप इज द मजबूत हैं वे तो ऑफ आपसे हंस हिम के बात डीलिंग विद करेंगे, द अगर आप, इश्यूज जी जी, आप कमजोर है तो आपको झाड़ेंगे, और बुरी तरह झाड़ेंगे। जी। तो ये उनकी पॉलिसी है। तो आपका पॉइंट आ गया जी डॉक्टर साहब, जी आपका जी पॉइंट आ गया। अतार साहब आपकी तरफ आऊँगा। इस सारे मिक्स ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे CDF की दोबारा से तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा अमेजिंग पर्सनालिटीज़ हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? दोबारा एक दफ़ा तारीफ़ की उन्होंने, और रिमार्केबल भी कहा उनको। द एग्जैक्ट वर्ड वाज रिमार्केबल पर्सनालिटीज़ हैं। तो ये जो तारीफ़ों का सिलसिला है जारी है, फिर पाकिस्तान के रोल को उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली लिया, और एक्नॉलेजमेंट है अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से भी, कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उन्होंने भी इसहाक डार साहब के ऊपर प्रेस अपॉन किया कि
पाकिस्तान अपनी कोशिशें और तेज़ कर दें एंड उनको भी यकीन है चाइना को कि पाकिस्तान विल पुल इट थ्रू एज़ फार एज़ द नेगोशिएशंस रिजम्पशन इज़ कंसर्न्ड और इस मामले का कोई पीसफुल हल। तो इसको कैसे देखते हैं सर, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को और चाइना के बयान को? देखिए, ये तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे वो लिंडजी ग्राम ने चूंकि क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान पर, तो वो उसका जवाब दे रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, वो एक जो बातचीत का दरवाज़ा है उसको तो अमेरिका बंद नहीं करना चाहता, और यही चाइनीज़ भी चाहते हैं कि ये मसला जो है ये बातचीत के ज़रिए जो है वो हल हो। अब मसला ये आ गया कि जो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना में है, तो वहाँ वो चाइना डेफिनेटली ये अपार्ट फ्रॉम जो उनके बायलैटरल इश्यूज हैं जिसमें ट्रेड एक मेजर फैक्टर रहेगा, उसके लिए चाइना के ताइवान रहेगा। इसके अलावा चाइना के लिए जो अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जिसमें एडवांस सेमीकंडक्टर्स हैं, एआई चिप्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो जो 1-to-1 बातचीत होगी उसमें वो फील लेना करेंगे कि किस तरफ उनको जाना चाहिए। वो चाइना को जो मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना ठीक है ओपनली तो कहेगा कि इसको आप डायलॉग से हल करें, लेकिन क्या चाइना किस हद तक जो है वो सपोर्ट कर सकता है ईरान को, तो वो सारी चीज़ें ये वहाँ एनालाइज होंगी। तो वहाँ पाकिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि अगर ये बातचीत के ज़रिए हल होना है तो वो अपने एक ऐसे इत्तेहादी को उस पर अगर कोई क्रिटिसाइज, अगरचे वो रिपब्लिकन पार्टी से ही था, तो वो नहीं पसंद करेंगे कोई उन पे पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज करे और पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त नाराज़ किया जाए। तो उनकी जो तारीफ है वो बिल्कुल इस बात जो है वो समझ में आती है। तो वो एक पाकिस्तान जो है एक मीडिएटर या फैसिलिटेटर का रोल जो है वो प्ले करता रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा जंग की तरफ ना जाएं, लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीद हो सकती है। अब ये सारा डिपेंड करता है कि दोनों के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कंसेशंस मजीद दे सकता है। कंसेशन क्योंकि अमेरिका के पास वो कंसेशन देने की जो है वो उसके पास ऑप्शंस हैं, ईरान के पास नहीं है। कि ईरान का सॉवरेनिटी का इशू है कि वो अगर अपना एनपीटी के राइट्स भी जो है उनको छोड़ देता है, या वो अपना जो दूसरे राइट्स हैं उसके जो अपना सैंक्शंस हैं, या जो दोबारा वार जो है वो शुरू की जा सकती है, तमाम चीज़ें जो उसके लिए एक सॉवरेन इश्यूज हैं। तो इस पे तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। अब कंसेशंस अमेरिका की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो इजराइल जो है वो एक स्पाइलर जो है वो कभी भी ये कोशिश करने नहीं देगा कि ये ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट का राइट भी रखे और जो यूरेनियम है वो भी अपने पास रखे, और बैलिस्टिक मिसाइल जो जिनकी रीच जो है वो इजराइल तक पहुंचती रहे। वो ये सारे इशू बड़े जो हैं सेंसिटिव हैं, और बड़े ही हमें काशियसली देखना पड़ेगा कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक स्टेटमेंट आई यूएस कांग्रेसमैन एडवर्ड केस की तरफ से। उन्होंने कहा कि यूएस ने 39 वॉर प्लेन्स जो हैं वो खोए हैं अब तक ईरान के साथ। ये जो जंग चली है तकरीबन 40 दिन की, इसमें ये पहली दफ़ा है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई कि यूएस को कितना नुकसान हुआ, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ज़ाहिर है ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है तो उनके इतने ज़्यादा जहाज़ों का नुकसान हो जाएगा। कुछ का तो हमें मीडिया के थ्रू पता चला, लेकिन ख़ुद उनके अपने कांग्रेसमैन ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। इसको कैसे देखते हैं आप? तो हुआ के बाद कंफर्मेशन आई। हम वैसे 44 का सुन रहे थे और कुछ लोग 22 भी कह रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सोर्सेज कोट किए जा रहे थे,
जी लेकिन अब चूंकि ये आप रेफर कर रहे हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट को और नेचुरली उसने अपने आधारों से जमा की है, जी तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ा लॉस है। जी अब ये लॉस जो है ये कैसे मुल्क ने किया है जिसकी कोई रेगुलर एयरफोर्स नहीं है, और जिसके मुताबिक वो जो ट्रम्प साहब हैं वो कहते रहे हैं कि जी हमने तो ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी। तो भाई अगर हमने तबाह कर दिया तो ये 44 जहाज हैं, ये आसमानी बिजली से तबाह हो गए। बिल्कुल तो बात करने की ये है कि इसमें देखने की बात है कि ईरान ने टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है, जी और उस टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि जो चाइना जो है वो ऑल टाइम जो है वो ईरान के साथ खड़ा रहा है, और ईरान की जितनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बेहतर हुई है, वो बायजू सिस्टम इंटरनेशनल जो आपका बायजू जो नेविगेशन सिस्टम है जी उसके अंदर अपने आगे सेटेलाइट है। और अमेरिका ने जब ये कहा कि जी ईरान मेरी चाइना को इतराज किया कि जी आप को बायजू सिस्टम दिया, तो उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने कहा ये तो कमर्शियल है जी, इंटरनेशनल एरेना है, इंटरनेशनल स्पेस है, इसमें अमेरिका का जीपीएस इस्तेमाल होता है, तो चाइना का बायजू क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो बात यह है कि इसमें अब कोई सीरियस लीडरशिप हो, कोई मसखरी लीडरशिप ना हो, जैसे इस वक्त अमेरिका में एक मसखरी किस्म की एक लीडरशिप है विच आर नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द एथिक्स ऑफ द रियलिटीज ऑफ वॉर। और जो ट्रम्प है जो अपने इसको यही पता नहीं होता कि उसने अब 1 घंटा पहले क्या स्टेटमेंट दी है और अब क्या स्टेटमेंट दे रहा है, उसको अपनी स्टेटमेंट पे ही कंट्रोल नहीं है। कभी वो कहता है तहजीबें मिटा दूंगा, कभी कहता है जी 48 घंटे बाद ये करूंगा, कभी कहता है जी नाका नहीं खोलूंगा, कभी कहता है जी फ्रीडम करूंगा, कभी फ्रीडम प्लस करूंगा। तो वो बौखलाया हुआ है, टोटली वैसे भी बेसिकली साइकोपैथ। तो उससे तो आप कोई बेहतर स्टेटमेंट की तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसमें, ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि दुनिया पूरी ये मान गई है इस वक्त, आप कहीं भी उठा के देखें ईरान वॉर जीत गया है जी, या अगर जीतने की बात हम नहीं करते तो ईरान का इस वॉर में अमेरिका के ऊपर एक एडवांटेज और एक एज है, और वो एज जो है वो मिलिट्री एज है। उसमें हम पॉलिटिकल एज तो दूसरा होता है, वो मिलिट्री एज है। जब वो किसी के तैयारे तबाह हो जाए, और आपको पता है खुद ट्रम्प ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि देखें जी ईरान ने हमारे अब्राहम लिंकन जो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उसके ऊपर 100 मिसाइल मार दिए, उसको तबाह कर दिया। जी जेराल्ड फोर्स से जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है। फिर उन्होंने जो यूरेनियम चुराने के लिए, उसमें डाका डालने के लिए जो फोर्स भेजी थी असफान के नजदीक उतरी थी, वो इस कवर में कि हमने पायलट तलाश करना है, पायलट तो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर गिरा था। तो उसके बाद जो उस फोर्स का जो अशर किया ईरानियों ने, वो अमेरिकन जाता है आके सोशल मीडिया पर कह दिया कि जी हमें वहाँ जिस बंदे के बाद पत्थर थे वो पत्थर मार रहा है, जिसके बाद लाठी थी वो लाठी मार रहा था, तो हम तो वहाँ से उड़ के आ गए। वहाँ पे 2 C-130 आपने जलवा दिए अपने ब्लैक आर्क हेलीकॉप्टर थे। और ये तमाम चीजें जो वो कह रहे हैं खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई सच छुपता तो नहीं है, बाहर आ जाता है। आप जितना उसको छुपाने की कोशिश करें, अब भारत ने कितनी कोशिश की दुनिया में कि जी उसको दुनिया को ना बताए कि कितने तैयारे तबाह हुए हैं, कितने रफेल तबाह हुए हैं, लेकिन आफ्टर ऑल मार्टिन बेकर है रफेल की सीटें बनाता है, उन्होंने कह दिया, दसॉल्ट ने कह दिया, दुनिया ने कह दिया ये 8 तैयारे हैं। ट्रम्प तो खैर 11 तक ले गया, लेकिन हम फिर भी कम करके कहते हैं कि जैसे 4 रफेल है बाकी है, और दुनिया पूरी ने इसके ऊपर लिख दिया। तो ये चीजें जो अब सोचने की बात यहाँ पे पैदा होती है कि क्या इन तमाम लॉसेस को, और अमेरिका के अंदर अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, रस्सी एक बहुत बड़ा डिफेंस मैगजीन है, उन्होंने जो अमेरिका की डिफेंस कैपेबिलिटी और जो एमुनिशन की और जो मिसाइल्स की स्टेट बयान की, वो बड़ी सीरियस है। अमेरिका दे आर सिवियरली शॉर्टेज हो रही है उनको हर चीज की। और वो क्यों हो रही है कि वो इसराइल की वजह से हो रही है। तो इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, ज़ियोनिस्ट है, और ज़ियोनिज्म जो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है, और ट्रम्प की भी यही थिंकिंग है। और पीट हेग्सेट को आप जानते हैं वो किस किस्म का इंसान है, उसके ऊपर क्या सवालात होते हैं। बल्कि जो हेयरिंग होती है कांग्रेशनल, उधर उसे कितने सेनेटर्स ने कहा कि यू शुड लीव योर जॉब, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो इसको, रिजाइन करो और चले जाओ। तो वहाँ पे ये थिंकिंग है। तो जब इस किस्म की लीडरशिप होगी तो आप याद रखिएगा कि कभी सिना सीरियस नेगोशिएशन होंगे, यही जो स्ट्रीट कॉर्नर टाइप की चीजें हैं वही चलती रहेंगी। जैसे आपको नजर आ रही है कि जी मैं बंद कर दूंगा, मैं खोल दूंगा, मैं फ्रीडम कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। अब ईरान, अब वो चाइना जो गए हैं, चाइना में इस किस्म की लीडरशिप नहीं है। वहाँ बड़े मुदब्बिर किस्म के लोग हैं जो बोलते कम है, एक्शन ज्यादा करते हैं। तो वहाँ जाके ये अगर ये समझते हैं किसी भी तरीके से कि ये प्रेशराइज कर लेंगे चाइनीज लीडरशिप को अपने
उस बातों से या अपने जो उन्होंने कहा ना हमने टैरिफ लगाना है, उन्होंने कहा आप टैरिफ लगाएं, हम आपसे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। बिल्कुल। पीछे क्या रह गया, मतलब क्या इज्जत रहेगी आपकी? उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी हम कंपनियों पर टैरिफ लगाते हैं, वो ना वो उनसे ईरान से वो अपना जो ईरान से जो वायदा करेंगे उन कंपनियों पे टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि जी जो भी कंपनियां हैं वो अपना अपना कारोबार करें, और अगर वो कारोबार नहीं करेंगी टैरिफ के डर से तो हम उनको डिसबैन कर देंगे। ये होती है स्टेटमेंट, ये होती है काउंटर स्टेटमेंट, ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है पॉलिसी। बिल्कुल। तो ट्रम्प साहब जो सोच के गए हैं वो शायद वो वेनेजुएला में तो पूरा कर लें जी, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया में और चाइना जैसी स्टेट्स के ऊपर, या रशिया जैसी जिसके ऊपर वो कहता था मैं दूसरे दिन यूक्रेन की वॉर उठा दूंगा, तो पुतिन से बात की, पुतिन ने कहा जी अपना रास्ता नपो, हमें जब हमें शूट करेगा जब हम जंग बंद करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजें हैं। ये अब इसको क्या सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो कांग्रेसमैन ने कहा क्या उसके ऊपर कोई अमेरिका के जो डिपार्टमेंट वॉर है या उनकी जो कांग्रेस है उनके अंदर कोई ऐसी थिंकिंग बेदार होगी कि वो अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसों से जो हथियार वो बनवा रहे हैं उनका नुकसान होने से बचाएं और इस बेमकसद जंग को रोकें। बिल्कुल बुनियादी सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। अता साहब ये फरमाइएगा कि ईरान ने 1981 अलजायर्स अकॉर्ड के तहत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर अमेरिका पे एक केस कर दिया है और उनके मुताबिक अमेरिका उनको धमकियां दे रहा है, उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर उसने हमले किए, उनकी सॉवरेनिटी को पामाल किया। और डेफिनेटली ये केस जो है ये वैसे तो इसका नतीजा जो भी निकले या अगर ईरान के हक़ में निकल आता है तो एक मॉरल विक्ट्री तो ईरान की बहुत बड़ी होगी। तो इस एक्शन को कैसे देखते हैं जो ईरान ने किया है, और अगर ईरान के हक़ में इसका फ़ैसला आए तो ये कितनी बड़ी खबर होगी? चौधरी साहब आपने खुद ही अपने सवाल में कहा कि मॉरल विक्ट्री होगी। देखिए वो जो अमेरिका है इसमें कोई शक नहीं कि उसकी लीडरशिप, अगर आप उस पर तो इतराज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प पे, बट अमेरिका इज स्टिल ए बिग मिलिट्री पावर, बिग जो अपना इकोनॉमिक पावर, और वो उसके लिए किसी भी कोर्ट को वो एक्सेप्ट करना या ना करना या किसी रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना कोई उसके लिए मसला नहीं है। उन्होंने पहले भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो डिसीजंस हैं अगेंस्ट इजराइल उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा जो उसके जजेस हैं उनके खिलाफ सैंक्शन लगा दी। तो ये एक मॉरल विक्ट्री तो हो सकती है अगर ईरान जीतता है। ये अब हम देखेंगे कि क्या इस पे, क्योंकि ईरान का भी इसमें थोड़ा सा एक जो वीकर पॉइंट है वो ये है कि वो ईरान 4%, 4.5% तक तो वो कर सकते थे अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट, लेकिन 60% तक नहीं कर सकते थे। तो वो भी देखना पड़ेगा इसको। तो ये मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं। लेकिन एक सवाल अगर आप मुझे करने की इजाज़त दें, ये एक ग्रे एरिया तो था। आपने यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। जब JCPOA को ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बुरी डील कह के ख़त्म कर दिया जो बाउंड करती थी ईरान को टिल 5%, और उसके बाद UN की भी जो पाबंदियां थी वो 2025 में ख़त्म हो गई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। और जो फतवा था उसके सिलसिले में जब रिसेंटली शहीद हो गए सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई, तो शिया सेक्ट के अंदर आपको पता है कि जब फतवा देने वाला ख़ुद नहीं रहता तो फतवा भी नहीं रहता। तो सारे फैक्टर्स ने मिलके एक ग्रे एरिया क्रिएट नहीं कर दिया ईरान के लिए सो दैट वो अपनी इन्रिचमेंट के साथ आगे बढ़ सकें? आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ग्रे एरिया था? बिल्कुल नहीं सर। वो देखिए कि ईरान ने अपने ऊपर खुद पाबंदियां लगाई हुई हैं कि उन्होंने NPT साइन किया है। पाकिस्तान और इंडिया और इजराइल ने NPT साइन नहीं किया हुआ, ठीक है जी, लिहाजा पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। ईरान ने तो खुद पे पाबंदी लगाई है कि वो हाँ अगर वो NPT से बाहर निकलते तो फिर वो 60% तक अगर करते तो कोई आप ग्रे एरिया कह सकते थे। लेकिन चूंकि वो NPT के मेंबर हैं वो 5% से लेस प्लस रिसर्च के लिए 20% तक कर सकते थे, लेकिन वो उससे बहुत आगे निकल के ये एक ग्रे एरिया उनको, ये जो अब जो उन्होंने अपना केस किया है इसमें शायद उनके लिए डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम सुना। US का जो विज़िट है चाइना का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसके ऊपर क्या डिलिब्रेशंस होंगी और यूएस चाइना क्या फ़ैसला करेंगे ईरान की जंग के हवाले से, पूरी दुनिया में जो एक तेल के तरसील का निज़ाम है आपना हुर्मुज़ के हवाले से, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है क्योंकि चाइना ने इशारा दिया पाकिस्तान के थ्रू के पाकिस्तान इसको रैप अप कर सकता है, अमन की तरफ हम जा सकते हैं। बड़ा सिग्निफिकेंट है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट और राइट बिफोर द विज़िट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट टू चाइना। तो हमें देखना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। कल आपकी खिदमत में नई डेवलपमेंट्स के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।